बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर अपन कैपेसिटेंस के बारे में बात कर चुके हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है? कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करता है तो उसकी जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी जो है, कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, उसको आपने नाम दिया था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और हमने पढ़ा था ये कि जब कोई कंडक्टर होता है, आप उसको चार्ज देते हो तो जैसे जैसे उसका चार्ज इंक्रीज़ किया जाता है तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता है, वी वोल्टेज भी उसका इंक्रीज़ होता है। तो ये जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, पोटेंशियल वी के। वी जो है इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल में इंक्रीमेंट है, कितना पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ। तो बच्चों जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है सी, और जो सी इक्वल टू होता है वो होगा क्यू अपॉन वी। कुल मिला के ये फॉर्मूला जो है आपको पहले बताया जा चुका है, पिछले लेक्चर के अंदर आप पढ़ चुके हो इसको अच्छे तरीके से। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हमने एक स्पेरिकल कंडक्टर था, उसकी कैपेसिटी भी फाइंड आउट की थी, और ग्राफ और रिलेटेड वो भी दूसरे टॉपिक्स जो है अपन ने बात किए थे। आज अपन एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर। अब देखो एक्चुअली आपको ये समझना है कि ये जो सी कैपेसिटेंस है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करती है, उसमें एक तो होता है कंडक्टर की जो साइज़ है और उसका शेप है, उस पर डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा उसके सराउंडिंग में जो मीडियम होता है, सराउंडिंग मीडियम, उस मीडियम पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती। ये जो सी कैपेसिटेंस है ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती। अब मैं चाहता हूँ मैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दूँ, मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूँ कहीं से, और मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया। अब ये इससे ज़्यादा और चार्ज नहीं ले पा रहा है, और मैं चाहता हूँ मैं इसको और चार्ज देना चाहता हूँ, तो मुझे चार्ज देना है तो ऑब्वियसली मुझे इसकी कैपेसिटी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। कैपेसिटी इंक्रीज़ करते ही इसका चार्ज जो है स्टोर करने की एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पर आप कैपेसिटी सी कैसे इंक्रीज़ करोगे? आप क्यू और वी से इंक्रीज़ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सी जो होता है क्यू वी के प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल हटाने पे सी आया, तो सी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये क्यू और वी से निकला हुआ है, तो सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई जैसे मैं क्यू को इंक्रीज़ कर दूँ तो सी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्यू को डबल कर दोगे, मान लो क्यू को डबल करके आपने 2Q कर दिया, तो ये जो v है ये 2v हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट होकर वापस c की वैल्यू q अपॉन v हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो कैपेसिटी है c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये आप पिछले लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज तो अपन एक्स्ट्रा कुछ नया टॉपिक लेने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपको पीछे का टॉपिक रिमाइंड करवा रहा हूँ कि सी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी है मुझे। तो मैं इंक्रीज़ कैसे करूँ? मैं इंक्रीज़ करने के लिए मैं क्यू और वी को चेंज करूँ, तो फिर ऑब्वियसली क्यू चेंज करने पे वी चेंज हो जाता है, और वी चेंज करने पे क्यू चेंज हो जाता है, तो सी कुल मिलाकर के कांस्टेंट रह जाता है। लेकिन अब मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करनी है, तो मैं कैसे इंक्रीज़ करूँगा? तो अब मैं आपके सामने एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी लिखना कुछ नहीं है, समझना है खाली। एक हम अभी नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम होगा? कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है, अभी हम समझेंगे, सब डिटेल से बात करेंगे। इस कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं जिसको अपन नाम देते हैं कैपेसिटर। उसके अंदर क्या होता है कि इस क्यू को तो रख देंगे कांस्टेंट, एक ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें क्यू तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वी जो है पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज। अब देखो ये कैसे होगा, पॉसिबल होगा, ये अपन आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप कोई एक ऐसा तरीका ढूंढ लो जिसमें क्यू को कांस्टेंट रख दिया जाए और वी डिक्रीज कर दें। जब क्यू कांस्टेंट रह गया और वी चेंज कर रहे हो, तो अब तो भाई सी वी पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। पहले तो क्या हो रहा था कि वी चेंज करने पे क्यू भी चेंज हो रहा था, और क्यू चेंज करने पे वी भी चेंज हो रहा था, तो इसलिए सी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों, अब हमने ये सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि हम ऐसी एक टेक्निक काम में लेंगे जिसमें हम क्यू को रख देंगे कांस्टेंट और वी को डिक्रीज करेंगे, और जैसे ही वी डिक्रीज होगा तो सी की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और बिना उसकी साइज और शेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप खाली उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो आप, और ये पोटेंशियल को डिक्रीज करके कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे। इसी डिवाइस को, इसी प्रिंसिपल को अपन नाम देंगे कैपेसिटर। तो अब अपना जो टॉपिक रहेगा कैपेसिटर रहेगा, उसमें क्या करने वाले हम, इसको V को डिक्रीज करेंगे और C को इंक्रीज करेंगे। तो अब देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों आप हेडिंग डाल दें आप कैपेसिटर, या पहले आप लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, या फिर एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखने से जस्ट पहले मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ सिस्टम क्या है, हम करने वाले क्या है, ठीक है ना। तो देखिए फिनोमिनन है जो हम पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हम इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखने वाले हैं। लेकिन मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को एक बार वापस बता देता हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने पहले पढ़ा हो और भूल गया हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो जैसे ये एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने किसी से कनेक्ट कर दिया, किसी से भी बैटरी से कनेक्ट कर दो, या कोई भी ऐसा ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो इस प्लेट को, ये वाली प्लेट है, ये कंडक्टर है, ये प्लेट है आपके, ठीक है।
ये एक प्लेट है, आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से जो प्लस है वो ये फ्लो होकर के किसके ऊपर आ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। अब आपने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब आप और ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया आपने, तो प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो इसका पोटेंशियल जो है वो हो गया V हो गया, कितना हो गया V पोटेंशियल हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस प्लेट की कितनी कैपेसिटी है, कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली आप ये बताओगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। देखो बहुत ईजी चीज़ है, खाली आप मेंटलिटी ये बना दो, साइकोलॉजिकली ये अपने मन में मान लोगे, ये चीज़ें खाली समझने की चीज़ें, समझ ली हमें याद हो जाएगी। और मैं इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको किसी को भी यूँ रटने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल इशू नहीं आएगा कहने का मतलब, तो इसलिए आप समझे बहुत ईजी है सब कुछ। तो मैं अगर आपको कहूँ कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी तो आप क्या बताओगे, C इक्वल टू Q अपॉन V। क्यू की मैं वैल्यू दे दूँ, V की वैल्यू दे दूँ तो आप कैपेसिटी निकाल लोगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अपन ये मान लेते हैं, मैं ये मान लेता हूँ V की वैल्यू है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल जो है इस कंडक्टर का वो पोटेंशियल कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है, प्लस का 10 वोल्ट है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो अब इसकी कैपेसिटी भाई कितनी होगी, तो Q अपॉन V की वैल्यू 10 है तो C इज इक्वल टू हो गया Q/10, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक दूसरी प्लेट को पास में ला के रख रहा हूँ, दूसरी प्लेट को आप जैसे ही पास में ला करके रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस दूसरी वाली जो प्लेट जैसे ही ला के रखोगे तो इसके इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। और वापस पीछे की तरफ जो है उतना उतना कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, यहाँ पे -Q डेवलप हो गया और यहाँ पे +Q चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो अपन को देखना है। तो बच्चों अब देखो मैंने ये जैसे प्लेट रख दी है, इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है। देखो ये अब मैं कहूँ कि इस प्लेट के ऊपर टोटल पोटेंशियल बताओ, इस प्लेट के ऊपर टोटल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से तो होगा ही होगा, आसपास में दूसरा चार्ज पड़ा है इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको जैसे मैं कहूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ तो इसके आसपास मान लो यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है Q1, यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है Q2, यहाँ Q3 पड़ा हुआ है, 3 चार्ज आसपास है और इन सब की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होंगे। तो किसी भी पॉइंट पे जितने चार्ज पड़े हैं सबकी वजह से पोटेंशियल होते हैं। तो इस प्लेट के ऊपर अब इसके खुद के चार्ज की वजह से तो कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट, और इस माइनस की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए इसके ऊपर, तो इस माइनस की वजह से इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, तो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब हालांकि चार्ज तो बराबर है, इसका +Q है इसका -Q है, तो आप यूँ मत कहना कि इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ माइनस का 10 वोल्ट होगा, ये थोड़ा दूर है। इस प्लेट के ऊपर ये चार्ज जो है ये +Q चार्ज नज़दीक है तो इसका पोटेंशियल है +10 वोल्ट, वो चार्ज माइनस का है तो वो थोड़ा दूर है, इस प्लेट से दूर है तो उसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा नेगेटिव, इसलिए मैं कह देता हूँ -9 वोल्ट। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा -9 वोल्ट। अब इस प्लस की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, प्लस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल प्लस का होगा, और ये प्लस तो इस प्लेट से और ज़्यादा दूर है तो इसका पोटेंशियल थोड़ा और कम होगा, तो इस प्लस की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा +8 वोल्ट। भाई इस पॉइंट पे इस प्लेट के ऊपर 3 पोटेंशियल है, खुद के चार्ज की वजह से सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि खुद का चार्ज सबसे नज़दीक है, ये दूसरे चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। अब आप टोटल ऐड करो, ये कितना होता है, +10 में से 9 गए तो कितना रह गया, 1 वोल्ट, 1 + 8 वापस मिलकर के हो गया 9 वोल्ट। अब मैं कहूँ कि इसकी कैपेसिटी बताओ भाई कितनी होगी, तो C का क्या फॉर्मूला होगा, Q अपॉन वोल्टेज इस बार कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है इस प्लेट का, 9 वोल्ट है, तो Q अपॉन V की जगह आ जाएगा 9। ये V की वैल्यू कितनी होगी, 9। देखो पहले V की वैल्यू 10 थी, अब हो गई 9, तो पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी C की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, ये देख लो इंक्रीज हो गई कैपेसिटी यहाँ पे। अच्छा मुझे यूँ बताओ आप कि मैं ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट को यहाँ पीछे से मैं ग्राउंडिंग कर दूँ, अर्थिंग कर दूँ, तब क्या होगा, सोचो आप खुद सोचो, तब क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर कितना वोल्टेज रहेगा, इसके खुद के चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट, इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल है -9 वोल्ट। पीछे से आपने इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करते ही पीछे वाला पूरा चार्ज जो है कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ग्राउंडिंग हो गई तो पीछे वाला पूरा चार्ज जो है वो अर्थ में चला गया। तो भाई पीछे वाला अब चार्ज है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस पीछे वाले चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा, प्लस का 8 वोल्ट हट जाएगा। तो अब आपके टोटल पोटेंशियल कितना है मुझे बताओ आप, तो 10 में से 9 गए तो कितना रह गया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। तो अब कैपेसिटी कितनी हो गई, Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, खाली 1 ही। देखो पोटेंशियल पहले 10 था, पहले जब ये प्लेट नहीं थी तो इसकी वजह से पोटेंशियल 10 था, बहुत ज़्यादा था पोटेंशियल,
फिर आपने ये प्लेट रखी तो इसकी वजह से पोटेंशियल 9 हो गया, और इसी प्लेट को आपने अर्थिंग कर दी तो पोटेंशियल 9 की जगह कम होकर के 1 हो गया, यानी 10 से सीधा 1 पहुंच गया। अगर इस प्लेट को रख दो पास में और इसको अर्थिंग कर दो तो इस प्लेट का पोटेंशियल जो है बहुत कम हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया पोटेंशियल। और तो बच्चों देखो पोटेंशियल इतना कम हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया, तो कैपेसिटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब ये जो सी कैपेसिटी है उस पहले वाली से तो बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, हमें इस कंडक्टर की ये है, हमारा मेन कंडक्टर ये है, हमें इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है। तो हमें इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया। हमने तो क्या किया, इसके पास खाली एक अर्थ कंडक्टर रख दिया, ग्राउंडेड कंडक्टर रख दिया। ऐसा करने पे इस ग्राउंडेड कंडक्टर ने क्या कर दिया, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और ये एक प्लेट और एक अर्थड प्लेट मिलकर के ये जो डिवाइस बना है इसको बोलते हैं कैपेसिटर। अब इतना ईजी यार, इस प्लेट को रखने का क्या फ़ायदा हुआ, इसने इसके पोटेंशियल को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल डाउन हो गया, कम हो गया, नेगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, जबकि चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका चार्ज उतना उतना है। तो पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, तो अब आप इसको चाहो तो और चार्ज लाके दे सकते हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है और इसी अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं कैपेसिटर। तो बच्चों अब अपन टॉपिक जो है डेफिनेशन लिखने वाला है कैपेसिटर की। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैपेसिटर होता क्या। तो अब मैं ये रफ कर लेता हूँ और अपन कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब आप हेडिंग डाल दें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। लिखे डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, पूरा ये कंडक्टर से रिलेटेड है। हो भाई कैपेसिटी वर्ड और ये सारे कंडक्टर्स के लिए ही। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड एप्रिशिएबली, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबली, यानी जितनी चाहो आप उस लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हो एप्रिशिएबली, बाय प्लेसिंग, क्या करके, क्या रख के, बाय प्लेसिंग एन अर्थड कंडक्टर, अर्थड कह दो या ग्राउंडेड कह दो, अर्थड कंडक्टर नियर टू इट। बस ये इतना सा प्रिंसिपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अच्छा है क्या, एक चीज़ और बता देते हैं हम साथ में, ये इस प्रिंसिपल के साथ अच्छा रहेगा। हियर द कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड without any change in shape and size of conductor, बिना उसकी शेप और साइज में चेंज किए कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। कैसे इंक्रीज की? बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। पोटेंशियल डिक्रीज करके हमने इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी। यहाँ पे हमने ये किया। प्रिंसिपल तो ये इतना सा है, पर हुआ कैसे पॉसिबल ये भी हमने साथ में बता दिया। तो इसको आप लिख ले डेफिनेशन को, ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ और अपन अब पढ़ते हैं कैपेसिटर। अब बच्चों हेडिंग डाल दो कैपेसिटर। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two conductors separated by नॉन कंडक्टिंग मीडियम, आपस में टच नहीं होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मीडियम एंड अमॉन्ग देम एंड वन ऑफ देम इज अर्थड। ठीक है भाई, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट, दो कंडक्टर का सेटअप, जिसमें एक कंडक्टर जो है, एक कोई कंडक्टर जो होगा वो अर्थड होगा, ये एक कंडक्टर अर्थड होगा, तो इसको अपन बोलते हैं कैपेसिटर। दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, ये कंडक्टर आपस में सेपरेट है, बीच में कोई हवा या ऐसा कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है। एक कंडक्टर जो है वो अर्थड होगा,
ये जो है कैपेसिटर होता है। बस ये डेफिनेशन लिख लो आप। कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, ये सिंबल ही है वैसे, लेकिन सिंबल कुछ इस तरीके से होता है कैपेसिटर का सिंबल, कि ऐसे 2 लाइनें खींच लो, बस ये सिंबल है कैपेसिटर का, ठीक है ना। ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसमें कैपेसिटेंस फिक्स्ड है। अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, एरो बना दूंगा, तो ये जो है इसकी कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। ये कैसा है, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है भाई। 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट है, एक कंडक्टर जो है दोनों में से एक कंडक्टर अर्थ होना चाहिए, ये सिंबल है उसका। एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है, तो इस सिंबल की जगह आप ऐसे भी बनाते हैं, कई लोग ऐसे एक लाइन ऐसे खींचते हैं, पॉजिटिव को थोड़ी मोड़ देते हैं, पर कोई जरूरी नहीं, आपको तो यही सिंबल ध्यान में रखना है। ये सिंबल है कैपेसिटर का, क्लियर। इसको मैं रफ कर देता हूँ, कुछ कैपेसिटर के मैं टाइप्स बता देता हूँ आप लोगों को, कौन कौन से टाइप्स है कैपेसिटर के। ये देखो, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये नोट कर लेना भैया। जैसे देखना, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, 2 पैरेलल प्लेट्स होती है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये प्लेट है पूरी, ये ऐसे इस तरीके से एक प्लेट है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे 2 प्लेट्स पड़ी हुई है, ठीक है। 2 प्लेट से एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरी प्लेट कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये 2 प्लेट्स पड़ी है एक दूसरे के पैरेलल, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरी प्लेट जो होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिव चार्ज, और ये वाली जो प्लेट है वो अर्थ की कर दी जाती है, क्लियर। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, 2 स्फीयर्स होता है, जैसे एक पहला स्फीयर है, ये इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दूसरा एक कंसेंट्रिक स्फीयर और होता है, इसको आप नेगेटिव चार्ज देते हो। इसको जैसे आप नेगेटिव चार्ज देते हो और पीछे की तरफ पॉजिटिव आएगा, लेकिन पीछे से हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में क्या होता है, ये सिलेंडर है और एक दूसरा सिलेंडर है, इसको ये पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है और अपने आप ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इधर से हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। बस ये कैपेसिटर है, और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए 3 है, 3 में से अपने सिलेबस में यही है। इसको भी अपन देख लेंगे वैसे तो, बाकी मेन अपन को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही डिस्कस करना है, क्लियर। तो एक बार मैं ये रफ कर लेता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं पूरा हटा देता हूँ। अब बच्चों आप हेडिंग डाल दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अपन इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन इसकी, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। वही डेफिनेशन है कैपेसिटर वाली है, बस कंडक्टिंग प्लेट्स हो गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसलिए 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स separated by non-conducting medium and one of them is earthed, ठीक है। अब मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहा हूँ, जिसमें लेट कर लेते हैं कि उसकी प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है, प्लेट सेपरेशन मैं कह देता हूँ D है, और प्लेट एरिया जो है, प्लेट का एरिया जो है वो कहते हैं A है, कैपिटल A, प्लेट का एरिया, क्लियर। तो बच्चों देखो, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप चाहे जहाँ पे सेपरेट डायग्राम बना दें या फिर यहाँ पर बना दें, ये लो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी पूरी प्लेट का जो एरिया है वो A है, ये प्लेट का एरिया भी A है, और दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है D। इसको कहीं से ला करके आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको मैं कहता हूँ +Q, टोटल +Q चार्ज दिया है। इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा भाई, -Q चार्ज डेवलप होगा, ये -Q चार्ज है। पीछे की तरफ वापस +Q होगा, लेकिन पीछे से हमने क्या कर लिया, इसको अर्थिंग कर लिया, ठीक है।
अगर मैं कहूँ इस प्लेट की डेंसिटी कितनी है, इस प्लेट की प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इस प्लेट की डेंसिटी कितनी है माइनस सिग्मा। इस चार्ज की, ये प्लस क्यू वाला चार्ज वाला जो प्लेट है इसकी डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से किधर होती है, माइनस की तरफ। ये अपन पढ़ चुके हैं, प्लस से माइनस। आगे ऊपर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी मुड़ जाएगी, थोड़ी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुड़ जाएगी डी डिस्टेंस है प्लेटों के बीच में, लेकिन जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बाहर जाकर के आगे जाके वो थोड़ा सा प्लेट से जस्ट बाहर जाके लाइनें मुड़ती है, खैर उसको इग्नोर करते हैं हम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है। ये डायग्राम मैंने बना दी। ये देखो आपको ये 2D डायग्राम है, ये प्लेट पड़ी है, ऐसी प्लेट है, अभी मैंने जस्ट बताया था ना, ये ऐसे प्लेट्स है, 2 प्लेट्स पड़ी हुई पैरेलल, इनके बीच में डिस्टेंस d है, और ये जो एरिया है ना प्लेट का, ये एरिया हमने कितना लिया हुआ, ए लिया हुआ। इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों अपन को यहाँ पर अब इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अपन डेरिवेशन करने वाले हैं, अपने पास 3 स्टेप होंगे और बहुत ईजी स्टेप्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 3 स्टेप है, मुझे तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही। डेफिनेशन अभी पहले बताई वही डेफिनेशन है। प्लेट का चार्ज है, इसका प्लस क्यू, इसका माइनस क्यू चार्ज है, इसकी सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा। दूसरी वाली प्लेट अर्थ की हुई है, इसको कहीं से लाके हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पहला स्टेप देखो, हमारा एम क्या है, हमें कैपेसिटी निकालनी है, सी निकालना है। सी का फॉर्मूला क्यू बाई वी है, तो पहले एक क्यू निकालना और एक वी निकालना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको वी निकाल दो, आप अपना मेन एम वी निकालना है, और अपने आप ही क्यू से क्यू कट जाएगा, वो देख लेंगे हम अभी, और कैपेसिटेंस सी आ जाएगी। तो निकालते हैं अपन, करते हैं डेरिवेशन। पहले अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेटों के बीच में। अब देखो बच्चों, आपको याद नहीं होगा, हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन किया था, जिसमें कोई एक प्लेट थी, ये एक प्लेट है, एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट प्लेट थी, उस प्लेट को अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया था और उसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा थी। याद होना चाहिए आपको। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है किसी पॉइंट को, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से यहाँ पे होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है ना आपको? आप जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ है वो लेक्चर देखे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर एक नेगेटिव प्लेट भी तो है यहाँ पे, ये जो है ना, एक नेगेटिव प्लेट भी तो रखी है आपने, ये माइनस वाली, तो इस माइनस वाली की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो प्लस वाली प्लेट तो इस पॉइंट को इधर धक्का देगी, और प्लस वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस वाली जो प्लेट है ये भी इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है नेगेटिव वाली प्लेट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। माइनस नहीं लिखा जाएगा, भले ही नेगेटिव प्लेट हो, माइनस तो साइन जो है वो डायरेक्शन में आ गया, ये इसको इधर खींच रही है और वो इसको रिपेल कर रही है। अब मैं ज़्यादा आपको कहूँगा कुछ नहीं, क्योंकि आप वो पिछला लेक्चर देखें तो वहीं पे आपको क्लियरिफाई हो सकता है। बाकी ध्यान रखना, 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे दोनों के फील्ड ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कैंसिल आउट होंगे, जीरो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट थोड़ी है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक पॉजिटिव इसको इधर धक्का दे रहा है, नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होंगे। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, और सिग्मा ऐड होकर 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना आप, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा भाई सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है भाई, इस प्लेट का कितना चार्ज है टोटल, एक प्लेट का बताओ Q, और एक प्लेट का एरिया कितना है A। तो ये जो फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कंटिन्यू चल रहा है भाई डेरिवेशन, मैं सिग्मा की जगह रख देता हूँ Q अपॉन A, और अपॉन में क्या पड़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। यार इतने ईजी स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह मैंने रख दिया Q अपॉन A। अब मैं ये पार्ट रफ कर लेता हूँ, है ना, ये हटा देता हूँ मैं, रफ कर लेता हूँ, या फिर मैं चलो इधर ही कर लेता हूँ, इस पार्ट को हटा देता हूँ। तो अब देखना बच्चों, यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है गेट की वजह से। देखो बच्चों, अब है ना स्टेप नंबर 2, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, V अपॉन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने कहा भी था मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखना, पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बताया हुआ एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन E एंड V। ये E इक्वल टू माइनस dV/dr फॉर्मूला डेराइव करवाया था। dV को मैंने ये V लिख लिया था, और dr को मैंने डिस्टेंस को d लिख लिया था। ठीक है, आप देखना वहाँ उस नोट्स को देखना, आप पीछे पता चल जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V अपॉन डी। V पोटेंशियल डिफरेंस है और D डिस्टेंस है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसको D को उधर भेज दो, E इंटू डी। अब E की वैल्यू रख दो आप, उठा करके ये E की वैल्यू यहाँ रख दो बस, पुटिंग 1। E की वैल्यू क्या है भाई, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में D तो पड़ा हुआ है, इक्वेशन नंबर हो गया ये 2। कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है क्या इसमें? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई, V मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है, स्टेप थर्ड, C निकालना है मुझे। तो C का क्या फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है भाई? C का मेन फॉर्मूला, स्टेप थर्ड, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, यही फॉर्मूला है। बस V की वैल्यू उठा करके रख दो, पुटिंग 2 इन 1, पुटिंग 2 इसी में, Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बस वैल्यू रखती मैंने, Q से Q कट गया और ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन D। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं इन प्लेट्स के बीच में, ये तो अभी हवा है, हवा की जगह अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं तो फिर क्या फॉर्मूला होगा? ये तो आ गया भाई फॉर्मूला, कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। अगर मीडियम डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितनी होगी मीडियम में? तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो रहेगा ही रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R। यानी कैपेसिटेंस जो है वो पहले वाली C, तो A एप्सिलॉन नॉट, ये तो C है, वैक्यूम की कैपेसिटेंस है, और मल्टीप्लाई क्या हो गया, एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R टाइम्स हो गई कैपेसिटेंस। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। अच्छा ये कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है बताओ मुझे, डिपेंडेंस बताओ भाई इसकी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? बाकी तो हमने पहले पढ़ लिया कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो दो चीज़ें थी, शेप साइज ऑफ कंडक्टर और एक है नेचर ऑफ मीडियम। लेकिन इसकी कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो है एरिया पे, ए पे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, दूसरा प्लेटों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के, D के, D जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी कम, और तीसरा मीडियम। ऐसा मीडियम भरोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए बच्चों। अब आप इस टॉपिक को करें, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें थियोरेटिकली। अपन अगले लेक्चर में इनके कॉम्बिनेशंस और वो पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। बाकी बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको थियोरेटिकली आप अच्छे से क्लियर कर लेना है। थैंक यू।